हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? उपसर्ग। उसके बाद प्रत्यय। तो उपसर्ग की पहले बात करते हैं। ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे कि अगर उपसर्ग शब्द को हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो से मिलकर बना है उप धन सर्ग। ठीक है। अगर उप का आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है समीप, समीप या पास। ठीक है। और अगर सर्ग का आप अर्थ देखेंगे तो ये होता है सृष्टि करना। तो मतलब उपसर्ग वो हैं जो किसी के समीप आके एक नए शब्द की या नए अर्थ की सृष्टि करते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग वो शब्द हैं जो किसी के पास आकर, ठीक है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसकी परिभाषा कैसे होगी? परिभाषा इसकी होगी आपकी, परिभाषा अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी उपसर्ग की? उपसर्ग किसी सार्थक, सार्थक मतलब ऐसा शब्द जो अर्थ रखता हो, सार्थक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हों, विशेषता लाते हों ऐसे शब्द जो उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश। देखो, उपसर्ग ऐसे शब्दांश। शब्दांश का मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको। शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हों। ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं विशेषता क्या क्या लाते हैं। ठीक है। एक विशेषता ये हो सकती है कि जो मूल शब्द है, मूल शब्द जो है जिसके आगे लगा है उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, अर्थ परिवर्तन हो जाए। दूसरा, क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है कि अर्थ में विशेषता ला दे, मतलब अर्थ परिवर्तन कर दे, या उसी अर्थ में उसी अर्थ को और सार्थक बना दे। ठीक है। दो ही तरीके हो सकते हैं परिवर्तन लाने के, या तो उसका अर्थ ही बदल जाए या जो उसका अर्थ है उसको और सार्थक कर दे। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उ, उनकी विशेषता, उनके अर्थ की विशेषता बदल देते हैं। ठीक है। तो नवीनता अर्थ में परिवर्तन कर दे या उसको और सार्थक बना दे। ठीक है। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल से क्या है। जैसे आप जानते हैं हार एक मूल शब्द है। हार क्या होता है? हाँ? पहनने वाला, पहनने वाला क्या? माला। ठीक है। इसी को आप हार बोलते हैं। तो हार में अगर आप एक शब्द लगा दें प्र प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? प्रहार। तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द का अर्थ बदल गया। प्रहार का मतलब क्या होता है? मारना। यहाँ पर अर्थ परिवर्तन हो गया। ऐसे ही आपका और क्या हो सकता है प्रहार के अलावा? जैसे आपका उप के साथ अगर आप हार जोड़ दें क्या हो जाएगा?
उपहार। उपहार मतलब क्या होता है? कोई भेंट देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं उपसर्ग। ये हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब परिभाषा से कुछ मूल बिंदु निकालते हैं हम इनके। ठीक है, परिभाषा में जैसे मैंने बताया कि ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, मतलब शब्द का भाग है। ठीक है, शब्द का भाग। शब्द का भाग है। तो आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भाषा में सार्थक इकाई है। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है, सार्थक इकाई तो मतलब भाषा का वह छोटा से छोटा भाग जो कोई अर्थ रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? मैंने बताया जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वर्ण क्या है? वर्ण क्या? उच्चारण। वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं है। ठीक है, तो वर्ण से मिलकर दो वर्ण मिलाकर क्या बनाते हैं? शब्द। और शब्द क्या होता है? सार्थक, मतलब अर्थ होता है। तो ये जो है न्यूनतम इकाई है भाषा की जो कि अर्थ रखती है, वो है शब्द आपका। ठीक है, न्यूनतम इकाई जो भाषा की है जो अर्थ रखती है वो है क्या है? शब्द। और मतलब शब्द से नीचे जो भी रहेगा वो अपना कोई अर्थ नहीं रखेगा, उसके पास कोई अर्थ नहीं होगा। तो शब्द का आधा भाग जो होगा वो अर्थहीन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, अतः उपसर्ग का स्वयं स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। समझ गए क्यों नहीं होता? कोई अर्थ नहीं होता है। और और ना ही ये स्वतंत्रता पूर्वक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जब अर्थ ही नहीं होगा तो वाक्य में प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ये नहीं लिख सकते हैं ना, जैसे अप्रत्यय है। ठीक है, तो अप्रत्यय आप ऐसे नहीं लिख सकते। किसी वाक्य में आ प्रत्यय के रूप में नहीं जोड़ सकते। आ अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी शब्द में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? फिर वो जाके अर्थ प्रकट करेगा। जैसे आ का अर्थ क्या होता है? नहीं में होता है आपका, नहीं में होता है ना। लेकिन आ शब्द का अर्थ नहीं में कब होता है? जब वो किसी शब्द के साथ उपसर्ग में जुड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका मान्य, मान्य एक शब्द है, उसमें आप उपसर्ग जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अमान्य। ठीक है, ठीक। तो आ अकेला आप प्रयोग नहीं कर सकते। आ जब भी इसके साथ आएगा तब वो जाके एक अर्थ प्रदान करेगा। यहाँ पर आ का अर्थ क्या? नहीं के रूप में आ रहा है। ठीक है, मान्य नहीं। तो उपसर्ग का स्वतंत्रता पूर्वक अपना कोई अर्थ नहीं होता, ना ही ये स्वतंत्रता पूर्वक किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। इतना जान गए आप? ठीक है, इतना जान गए। अच्छा, आगे और क्या है इसके साथ? अब देखिए, इनकी परिभाषा कह रही है कि ये जिस भी शब्द के आगे लग जाते हैं उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ परिवर्तन करते हैं या अर्थ में नवीनता लाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, आप हमने शब्द पढ़े हैं विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी क्या होते थे? जिनके रूप में परिवर्तन हो, रूप में परिवर्तन हो सके। इनके अनुसार लिंग, वचन, काल
और कारक। ठीक है, इनके आधार पर आपका परिवर्तन हो सके। अविकारी क्या है? जिनके रूप में परिवर्तन ना हो। अविकारी है आपका जिनके रूप में परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके उपसर्ग शब्द हैं, ये किसी उपसर्ग हैं, जो शब्द नहीं, उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो क्या करता है? अर्थ बदल देता है। मतलब उस मूल शब्द का रूप बदल जाएगा। मूल शब्द का रूप बदल जाएगा तो मूल शब्द का रूप बदल जाएगा। तो मूल शब्द का रूप किस में बदल सकता है? केवल केवल विकारी में। तो अगर ये शब्द विकारी के साथ जुड़ेंगे तभी अर्थ का रूप बदल पाएंगे, इसलिए अविकारी के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ से? लॉजिक समझ गए? विकारी शब्दों का ही अर्थ बदलता है और उपसर्ग का ही यही पर्पज ही है। तो उपसर्ग किसके साथ यूज होंगे? केवल उपसर्ग केवल विकारी शब्दों के साथ यूज होते हैं। साथ प्रयोग होते हैं। समझ गए लॉजिक? क्योंकि विकारी शब्द ही अपना अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं और उपसर्ग का भी यही है कि जो अर्थ में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब उपसर्ग कहाँ कहाँ होते हैं या उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है, उपसर्ग से कैसे नए शब्द बनते हैं, वो तरीके कौन कौन से हैं, उपसर्ग कैसे जुड़ता है या उससे कैसे कैसे नए शब्द बनते हैं। ठीक है, नए शब्द किस किस प्रक्रिया से बनते हैं? उपसर्ग से एक तो सीधे सीधे संयोग से, मतलब दो शब्द हैं आपस में जोड़ दिए। दूसरा संधि से बन सकते हैं और तीसरा समास से। ठीक है, इनसे उपसर्ग मिलके इन तीनों तरीके से नए शब्द बना सकता है। संयोग से सीधे सीधे आपका जैसे अमान्य था, ये क्या है? आ धन मान्य। ठीक है, संधि से भी जुड़ते हैं, जैसे जैसे ये अन्वय शब्द है तो इसमें क्या क्या है? अनु धन आय। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। यण संधि कहती है ना, ई उ स्रा दीर्घ और लघु के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। तो यहाँ पर ऊ आया है और इसके बाद अन्य स्वर आया है तो ऊ का क्या हो जाएगा? वा। तो हो जाएगा अन्वय। ठीक है, यहाँ मैं एक यण संधि के एक और पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अभी उपसर्ग थोड़ा सा भूल जाइए। यण संधि में जिन जिन को कन्फ्यूजन है, एक बहुत बढ़िया तरीका है यण संधि पहचानने का। यण संधि पहचानने के लिए आपको संधि युक्त जैसे अन्वय, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, इन सब में जैसे और आपका जैसे वा, जो यण संधि रहेगा इनका संधि युक्त शब्द ये हो गया ना, तो इसमें वा के आगे कोई आधा व्यंजन होगा। ठीक है, आधा व्यंजन होगा। वा के आगे आधा व्यंजन होगा या आके 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 आधा व्यंजन होगा। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें यण संधि होगी और या त्रा का यूज होगा। ठीक है, इस संयुक्त अक्षर का यूज होगा। तो ये तीन चीज़ें जहाँ दिखें आपको समझ जाइएगा कि यण संधि है वहाँ पर ज़्यादातर। ठीक है, वहाँ पर यण संधि है। किसी ने मुझे बोला था कि सर आपको कैसे पहचानते हैं, तो ये एक तरीका है यण संधि को पहचानने का। ठीक है, तो यण संधि अभी भूल जाते हैं। तो मैंने बताया संधि से भी, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ उपसर्ग हो जाएगा आ, यहाँ उपसर्ग हो जाएगा अनु। ठीक है, समास से भी, समास से कैसे बनता है? जैसे अजीवन, अजीवन में क्या? आ प्लस जीवन। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो इन तीनों तरीके से उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं। मतलब उपसर्ग संयोग से भी बन सकते हैं नए शब्द, संधि से भी और
समास से भी। ठीक है, अब हम आते हैं उपसर्ग के प्रकार। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार। ठीक है, तो उपसर्ग पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, जो कि होते हैं। ठीक है, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है आपका विदेशी या आगत उपसर्ग बोलते हैं इनको। आगत उपसर्ग मतलब किसी और भाषा से आए आगत उपसर्ग। ठीक है, या विदेशी। ठीक है, संस्कृत वाले को क्या बोलते हैं? तत्सम, क्योंकि ये शुद्ध होते हैं। तत्सम, ये हैं आपके तद्भव उद्वर्ग, तद्भव उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं ये इनको 22 माना गया है और ये आपके 10। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी आप किसी बुक में देख लीजिएगा 22 कौन कौन से हैं और ये। ठीक है, तो कुछ कुछ देखते हैं उदाहरण। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग में क्या है? पहले मैं लिखता हूँ उपसर्ग, फिर इनका अर्थ किसके लिए प्रयोग होते हैं, फिर उदाहरण। ठीक है, तो पहला उपसर्ग अगर आप देखें संस्कृत में तो इसका है अति। अति किसके अर्थ में प्रयोग होता है? अधिक या सीमा से परे। ठीक है, इसको उदाहरण अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? अति वृष्टि, तब अत्यधिक वर्षा या सीमा से परे वर्षा। ठीक है, अतियुक्ति कौन सी संधि है? या के पहले देखिए आधा व्यंजन आया है, इसमें यण संधि होगी। देखिए कैसे होगी? अति धन उक्ति। ठीक है, तो देखिए ई है, ई के बाद अन्य स्वर आया है, तो ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, तो हो जाएगा अतियुक्ति। ठीक है, और भी है, और क्या एग्जाम्पल? जैसे अत्याचार। ठीक है, उसके बाद और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा? अधि। अधि का भी अधिक के संदर्भ में प्रयोग होता है और ऊपर या श्रेष्ठ, इनके संदर्भ में प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखें, क्या क्या हो जाएंगे? अधिवक्ता। ठीक है, अध्यक्ष, अधिवक्ता, अधिकार, ये सब उदाहरण हो जाएंगे किसके? इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं? अधि। ठीक है, तीसरा जैसे अनु। अनु का मतलब क्या हो जाएगा? कम या क्रम। अनु का क्या हो जाता है? एक होता है अनुक्रम, तो क्रम में अनु जोड़ दो, अनुक्रम। ठीक है, अनुज, अनुभव, इन सब में अनुप्रत्यय है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है, जो पीडीएफ में शेयर करूंगा उसमें मैंने बहुत लिखे हैं, फिर भी कुछ रह गए हैं तो आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें और कुछ समझने का है नहीं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो थे संस्कृत के 22 हैं, देख लीजिएगा आप बुक से। अगर नहीं मिले किसी को तो कमेंट में लिखिएगा, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और नीचे इस लेक्चर के नीचे मैं पीडीएफ लिंक डालूंगा इस लेक्चर की, उसमें आपको मैक्सिमम लिखे हुए मिलेंगे। कुछ एक हैं जो छूटे हुए हैं, तो वो आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, इसमें क्या है कि आपकी संख्या कितनी है? 10। इसका भी उपसर्ग मान के चलिए आ। ठीक है, किसके अर्थ में ये प्रयोग होगा? निषेध, तो किसी को मना करना है, या अभाव। ठीक है, कैसे शब्द बनेगा?
आपका, जैसे अमर, इसमें क्या है, आ प्लस मर, संयोग से बना है। ठीक है, सीधे सीधे दो शब्दों का संयोग है, तो इसको बोलेंगे अमर। ठीक है, इसमें क्या हो गया, निषेध हो गया, मरना मना हो गया। अचल, आ प्लस चल, तो ये भी संयोग से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ हो गया। आ के बाद अन, अन के अन में क्या है, बिना, जैसे आपका अनमोल, अनमोल क्या हो, मोल के बिना, अनमोल, मोल के साथ अन प्रत्यय जुड़ा है। अनपढ़, ठीक है, अनचाहा, तो ये सब शब्द उदाहरण है। इसमें चाहा शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग है, अन। ठीक है, अन के बाद है आपका, जैसे नी। ठीक है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, सारे दिए हुए हैं। नी का क्या हो जाएगा, रहित या निषेध के अर्थ में यूज होगा, सॉरी निषेध। ठीक है, कैसे, निडर, डर के साथ। ठीक है, निडर के बाद निकम्मा, तो ये सब है आपका नी। जैसे भर, भर सब, भर किसके में, ठीक या पूरा के अर्थ में प्रयोग होंगे। जैसे आपका भर पेट, ठीक है, भरपूर, भरमार, भर दिन। ठीक है, तो ये सब प्रत्यय हैं ऐसे। तो इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप उस पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये उपसर्ग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उपसर्ग से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन का प्रकार क्या है, एक तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग बताइए, या दूसरा, उपसर्ग और मूल शब्द के, मूल शब्द अलग कीजिए, मूल शब्द बताइए। ठीक है, तो देखिए, उपसर्ग बताने के लिए आपको क्या है, मूल शब्द बताने के लिए क्या होगा, देखिए जिसमें संयोग होगा वो तो आप सीधे सीधे बता देंगे, जैसे अमर, आपको पता है इसमें मर के साथ आ प्रत्यय है, आ हो गया, मर हो गया मूल शब्द। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी, जो संधि से बने हैं, या जो संधि से बने हैं या समास से बने हैं। तो इनको करने के लिए क्या है, संधि से बने हैं तो आप संधि विच्छेद कर दीजिए। संधि विच्छेद करने के बाद पहला शब्द जो होगा वो अपसर्ग होगा, दूसरा शब्द मूल शब्द होगा। और समास में भी विग्रह कर लीजिए, इसमें भी पहला शब्द आपका उपसर्ग होगा और ये मूल शब्द होगा, क्योंकि आगे वाला हमेशा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा। जैसे समास का आजीवन पूछा आपका, आजीवन क्या हो जाएगा, आ प्लस जीवन, क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर संधि पूछा था आपका, क्या पूछा था संधि में, इति धन आदि, क्या होता है, इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या है, छोटी ई आई है, उसके बाद दूसरा स्वर आया है, तो ई का क्या हो जाता है, या, तो इत्यादि। कौन सी संधि, यण संधि। तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका, समास है तो समास विग्रह कर लीजिए, और अगर संधि है तो संधि विच्छेद कर लीजिए। उसके बाद पहला शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा, दूसरा शब्द मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ जो विदेशी शब्द हैं, आगत में, आगत उपसर्ग, आगत, आगत उपसर्ग में पहला है आपका क्या,
उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में क्या क्या आता है आपका, जैसे कम। कम में क्या होगा, कम किसके अर्थ में यूज होगा, थोड़ा या हीन शब्द में, जैसे कमजोर। ठीक है, कम अक्ल। इस तरीके से आपका उर्दू में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे गैर। गैर का मतलब क्या होगा, नहीं या अभाव के अर्थ में प्रयोग होगा, जैसे गैर हाजिर। ठीक है, गैर कानूनी। इन सब में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गैर। ठीक है, उसके बाद है कुछ अंग्रेजी में भी प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे सब। सब का प्रयोग किस लिए होता है आपका, किसी के अधीन या नीचे के अर्थ में, जैसे सब जैसे आपका सब जज। ठीक है, जैसे आपका सब कमेटी आदि। जैसे और दूसरा होता है जैसे हेड। हेड किस में, प्रमुख या मुख्य। मुख्य के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे हेड मास्टर। हेड मास्टर, हेड मास्टर या हेड क्लर्क। ठीक है, तो ये थे आपके उपसर्ग। उपसर्ग आप समझ गए, किसी शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उस मूल शब्द के अर्थ में नवीनता लाते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, समझ गए। तो उपसर्ग ये मैंने बता दिया है कि इनको शब्दांश है, इसलिए इनका कोई खुद का अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्रता पूर्वक वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कौन से शब्दों के साथ प्रयोग होंगे, विकारी शब्दों के साथ प्रयोग होंगे। ठीक है, ये सब बात हमने कर ली। तो अब हम चलते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है इसी में प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय का अगर आप संधि विच्छेद कीजिए, संधि शब्द है, देखिए या के पहले आधा व्यंजन शब्द आया है, आधा व्यंजन वर्ण आया है, तो यण संधि होगी, और इसका कैसे होगा संधि विच्छेद, प्रतिधन आए तो हो जाएगा यण संधि। ठीक है, प्रति का मतलब हिंदी में अगर आप अर्थ देखें प्रति का, तो क्या हो जाता है, साथ में पर बाद में। प्रति का मतलब ये होता है। आय का मतलब क्या है, चलने वाला, चलने वाला। ऐसे शब्द जो शब्द के साथ में पर बाद में लगते हों, उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, देखिए यहाँ यण संधि है ना, समझ गए यण संधि क्यों है, और यण संधि का नियम क्या होता है, ई उ रा। ये दीर्घ हो या लघु हो, इनके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ई का या हो जाता, उ का वाह हो जाता, और सरा का क्या हो जाता है, रा हो जाता। ठीक है, तो ये हो गए आपके। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन लाते हैं, क्या क्या लाते हैं, प्रत्यय कहलाते। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, प्रत्यय भी क्या है, शब्दांश
शब्दांश से तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, ये देखिए किसी भी शब्द में लगे कि उसको विकार उत्पन्न कर रहे हैं, उसका अर्थ बदल रहे हैं, तो क्या है, ये हमेशा विकारी शब्दों के साथ प्रयोग होंगे, विकारी शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, अविकारी के साथ प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण पीछे लग के कैसे ये बदलते हैं, जैसे आपका सफल प्लस ता क्या हो जाएगा, सफलता। ठीक है, तो यहाँ पर ता क्या हो गया, प्रत्यय। ठीक है। जैसे आपका अच्छा प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगी, अच्छाई, सॉरी अच्छाई। ठीक, तो इसको यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय, ई जो है आपका ये प्रत्यय हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, उसमें हमने बात की थी कि किस किस तरीके से उपसर्ग जुड़ के शब्द बनाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय को देखते हैं किस किस तरीके से ये जुड़ के शब्द बनाता है। ठीक है, तो प्रत्यय में दो ही तरीके होते हैं, एक तो संयोग और एक समास। यहाँ संधि नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ संधि नहीं होता है, प्रत्यय के केस में संधि नहीं होता है, संयोग से और समास से बनते हैं। ठीक है, इसमें संयोग के दो नियम हैं। एक पहला नियम है कि जब प्रत्यय किसी स्वर से प्रारंभ हो, तो मूल शब्द के अंतिम व्यंजन या अंतिम वर्ण में मात्रा लगा देते हैं, संयोग करते समय मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे दिखाते हैं कैसे, जैसे समाज प्लस इक, तो देखिए ये जो प्रत्यय है ये स्वर से प्रारंभ है, ई स्वर है हमारा, तो मैंने बताया कि जोड़ते समय स्वर की जो मात्रा है मूल शब्द के अंतिम वर्ण पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समाजिक। क्लियर। अगर कोई प्रत्यय स्वर से प्रारंभ हो तो संयोग करते समय मूल शब्द के अंतिम वर्ण में उस स्वर की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक। ठीक, दूसरा नियम क्या है, अगर प्रत्यय व्यंजन से प्रारंभ हो तो सीधे सीधे संयोग कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका दुकान प्लस यहाँ पर दार प्रत्यय है आपका, तो देखिए व्यंजन से शुरू हुआ तो सीधे सीधे बस घट्टा लिख देंगे, दुकानदार, दुकानदार, ये हो गया आपका शब्द बन गया नया प्रत्यय लगा के। तो समझ गए प्रत्यय को जोड़ने का, और समास तो है ही आपका। तो प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, अब प्रत्यय के प्रकार की बात करते हैं। प्रत्यय के प्रकार दो प्रकार के हैं, एक कृत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं कृदंत। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या है, कृत का मतलब होता है करने वाला, क्रिया, तो क्रिया या धातु। मैंने बताया था जब क्रिया पढ़ाया था, तो क्रिया जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि धातु रूप से बनती है, धातु रूप में अगर ना जोड़ दें, ठीक है, तो क्रिया बन जाती है।
तो क्रिया या धातु के साथ जो भी प्रत्यय प्रयोग होते हैं, क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, या कृदंत कहते हैं। जैसे आपका अप्रत्यय है मान लीजिए, ठीक है, तो धातु रूप के साथ या क्रिया के साथ, दो के साथ जुड़ेगा या क्रिया। तो धातु रूप क्या है आपका, जैसे लूट, या हलंत लगा, ये धातु रूप है, ठीक है। और आपका खेल, तो ये धातु रूप है, तो इसके साथ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लूट और खेल। मैंने बताया था कि इसकी मात्रा यहाँ लगा देते हैं, तो आ ये आधा है, हलंत है, तो इसके साथ आ आएगा तो पूरा हो जाएगा, सॉरी, तो हो जाएगा लूट खेल शब्द बन जाएगा, ठीक है। और प्रत्यय क्या है, जैसे अंत, अंत के साथ लड़ धातु है, क्या हो जाएगा, लड़ंत, ठीक है। जैसे बाला, ठीक, तो इसमें क्रिया है गाना, क्रिया के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गाने बाला, ठीक है। तो इन सबको बोल देंगे कृदंत या कृत प्रत्यय, जो क्रिया या धातु रूप के साथ जुड़े, ठीक है। अब दूसरा है आपका तद्धित, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, जो, देखिए और विकारी शब्द कौन बचे, विकारी शब्द चार ही थे आपके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो क्रिया निकल गया तो क्या बचा, तीन बचे, तो इन तीनों के साथ जो प्रयोग होंगे उसे बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय, ठीक। जैसे जैसे आपका ता प्रत्यय है, तो इसका विशेषण क्या है, सुंदर, तो क्या हो जाएगा, सुंदर ता, ये कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। जैसे और आपका पा है, जैसे तो बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, विशेषण, अवस्था बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, ठीक है। जैसे ता प्रत्यय है, तो ता क्या हो जाएगा, जैसे संग, रंग, क्या हो जाएगा, संगत, रंगत, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रत्यय, हमने उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप इनको ज़रूर देख लें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें और क्लियरिटी आएगी। लेकिन आप कोई भी बुक जो आपके पास हो, उसमें जितने भी दिए हों एक बार उनको रीड ज़रूर कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम में आए सामने शब्द तो आपको तुरंत पता चल जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। एक नोट लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, क्या है, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय स्वरूप होते हैं,
अव्यय नहीं होते हैं, अव्यय स्वरूप, अव्यय के जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग किसी भी काल, वचन, कारक आदि से बदलते नहीं हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अव्यय स्वरूप हैं। और इनसे मिलकर बनने वाले शब्द, और इनसे मिलकर बनने वाले शब्द भी अव्यय स्वरूप होते हैं, अव्यय स्वरूप होते हैं, अव्यय स्वरूप होते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय डिस्कस किए। इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, कोशिश करूँगा पूरी डाउट क्लियर करने की। ठीक है, और इसका लेक्चर का जो भी है PDF आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।